गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम निर्मल वर्मा द्वारा रचित जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेखक का जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम पाठ का सन 1929 में शिमला हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध रचनाकार निर्मल वर्मा का जन्म हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में एमए किया और अध्यापन कार्य करने लगे। चेकोस्लोवाकिया के प्राच्य विद्या संस्थान प्राग के निमंत्रण पर सन 1959 में वहां गए और चेक उपन्यासों तथा कहानियों का भी हिंदी में अनुवाद किया। हिंदी के समान ही निर्मल वर्मा को अंग्रेजी भाषा पर भी अधिकार था। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया तथा हिंदुस्तान टाइम्स के लिए यूरोप की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर अनेक लेख और रिपोर्ट जो उनके निबंध संग्रहों में संकलित हैं। सन 1970 में वे भारत लौट आए और स्वतंत्र लेखन करने लगे। हिंदी कथा साहित्य के क्षेत्र में निर्मल वर्मा का अविस्मरणीय योगदान है। उन्हें नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माना जाता है। निर्मल वर्मा के परिंदे, 3 एकांत, पिछली गर्मियों में, कव्य और काला पानी, बीच बहस में, सूखा तथा अन्य कहानियाँ। उपन्यास, वे दिन, लाल टीन की छत, एक चीथड़ा सुख, अरण्य। उपन्यास, रात का रिपोर्टर, जिस पर सीरियल तैयार किया गया है। यात्रा संस्मरण, हर बारिश में चीड़ों पर चांदनी, धुंध से उठती धुन आती। निबंध संग्रह, शब्द और स्मृति तथा कला का जोखिम और ढलान से उतरते हुए। सन 1985 में कव्य और काला पानी पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। निर्मल वर्मा की भाषा शैली में एक ऐसी अनोखी कसावट है जो विचार सूत्र की गहनता को विविध उदाहरणों से रोचक बनाती हुई विषय का विस्तार करती है। शब्द चयन में जटिलता न होते हुए भी उनकी वाक्य रचना में मिश्र और संयुक्त वाक्यों की प्रधानता है। स्थान स्थान पर उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग किया है, जिससे उनकी भाषा शैली में अनेक नवीन प्रयोगों की हमें झलक देखने को मिलती है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों, जहाँ कोई वापसी नहीं। जहाँ कोई वापसी नहीं यात्रा वृत्तांत है, मतलब यात्रा का वर्णन किया गया है। यह धुंध से उठती धुन नामक संग्रह से लिया गया है। उसमें लेखक ने पर्यावरण संबंधी संस्कारों को ही नहीं, विकास के नाम पर पर्यावरण में उपजी विस्थापन संबंधी मनुष्य की यातना को रेखांकित किया। यातना को मतलब दुख को, विस्थापन को कि जब मनुष्य एक स्थान से दूसरी जगह पर चला जाए। किस लिए? विकास के नाम पर, औद्योगिकरण के कारण। लेखक का यह मानना है कि अंधाधुंध विकास और पर्यावरण के संबंधी सुरक्षा के बीच संतुलन होना चाहिए, नहीं तो विकास हमेशा विस्थापन और पर्यावरण संबंधी समस्याओं को जन्म देता रहेगा। मनुष्य अपने समाज, संस्कृति और परिवेश से विस्थापित होकर जीवन जीने के लिए विवश होता रहेगा। औद्योगिक विकास के दौर में आज प्राकृतिक सौंदर्य कैसे नष्ट होता जा रहा है, उसका वर्णन इस पाठ में किया जा रहा है। अर्थात इस पाठ में हमें बताया जाएगा कि कैसे औद्योगिकरण के कारण हम अपने गांव से, अपने क्षेत्र से कहीं दूर जाकर रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं और इतनी दूर चले जाते हैं कि जहां से हम दोबारा अपने गांव में आने के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं। नाव गांव के आम के पेड़ों से घिरे हुए गांव अमझर में ऐसा नहीं हो रहा। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां पर आमों के बगीचे थे। उसे पता चला था अमरोली प्रोजेक्ट के तहत यहाँ अनेक प्रकार के गांव जो है, अनेक गांव जो है उजाड़ दिए जाने के समाचार के बाद ना जाने क्यों आम के पेड़ सूखने लगे थे। मतलब जो लोग थे पहले आम की खेती करते थे यहाँ पर, लेकिन जब उन्हें पता चला अमरोली प्रोजेक्ट के बारे में तो उन्होंने खेती करना बंद कर दिया, कि पेड़ों की देखभाल करना बंद कर दिया और वे पेड़ जो थे वे सूखने लग गए। लेखक को अनुभव हुआ आदमी उजड़ेगा तो पेड़ जीवित कैसे रह सकते हैं। लेखक ने गांव से निकलने को
शहरी स्तंभ में कई बार देखा था, परंतु पलायन से पहले इनके स्वच्छ, पवित्र, खुलेपन के परिवेश को पहली बार अमझर में देखना उसे अनोखा लगा। पेड़ों के घने झुरमुट, साफ सुथरे झोपड़े और चारों ओर पानी। चलती बस की खिड़कियों से ऐसा लगता था मानो कोई झील है जिसमें सब कुछ आधा पानी में डूबा हुआ दिखता था। लेखक बताता है कि अमझर गांव में सब तरफ से संपूर्ण व समृद्ध था। उसे देखकर लगता नहीं था कि कभी यह भी उजड़ सकता है। सोच भी नहीं सकते थे कि अमझर भी औद्योगिकरण की चपेट में आकर कॉलोनियों की ईंटों के नीचे दब जाएगा, परंतु ऐसा ही हुआ। यही सत्य है, मतलब यही सच है। जहाँ जो औरतें खुशी खुशी से धान रोप रही हैं, वे भोपाल, जबलपुर व बैठन की सड़कों पर पत्थर कूट रही होंगी, और यही उनका भविष्य होगा। जब गांव में जो है, जो स्थान है नाम गांव, यहाँ पर वो प्रोजेक्ट लगा दिया जाएगा, तो ये जो ज़मीन है सब उसमें हो जाएगी औद्योगिकरण के। और जो ये महिलाएं हैं, इन महिलाओं को यहाँ से गांव छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा, जहाँ पर ये खेती नहीं कर पाएंगी, क्योंकि खेती युक्त ज़मीन पर क्या हो गया, प्रोजेक्ट बन गया। तो फिर ये क्या करेंगी, ये रोड़े कूटेंगी, ईंटों को कूटेंगी। अमझर गांव के जो लोग उजड़कर दूसरे स्थानों पर बसे, ये आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहलाए। औद्योगिकरण की आंधी दौड़ में लोगों को हमेशा के लिए घर जमीन से उखाड़कर फेंक दिया गया। जब बाढ़ व भूकंप के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, स्थिति सामान्य हो जाती है, तो लोग पुनः अपने अपने स्थान पर आकर बस जाते हैं। जब किसी स्थान पर औद्योगिकरण हो जाता है, तो वहाँ की बस्तियाँ भी उजड़ जाती हैं। वे पुनः नहीं बस सकती, वे दोबारा कभी नहीं बसती। लेखक बड़े दुख से कहता है कि एक संपूर्ण ग्रामीण अंचल को अज्ञान और निर्दयता से उजाड़े जाने की जिंदा मिसाल है ये। सिंगरौली गांव की उर्वर भूमि और हरे भरे जंगलों के सहारे युगों से वनवासी और किसान पलते आए हैं। 20 साल पहले तक विंध्याचल और कैमूर पहाड़ों व जंगलों से घिरे इस क्षेत्र में कत्था, महुआ, बांस और शीशम के पेड़ थे। सिंगरौली का नाम ही श्रृंगावली पर्वतमाला से निकला है। कम यातायात के साधनों के कारण एक समय में अतुल प्राकृतिक सौंदर्य के बावजूद सिंगरौली को काला पानी माना जाता था, क्योंकि यहाँ लोगों का आवागमन नहीं था, आवागमन आना जाना। लेखक कहता है कि वर्तमान युग लालची है। यदि किसी प्रदेश में बहुत सी सुख सुविधाएं हैं और वहाँ सभी तरफ से संपन्न है, यदि वह किसी सत्ताधारी या उद्योगपतियों की आंखों में समा गया, तो उसका विस्थापन निश्चित है। फिर वह प्रदेश टिक नहीं सकता। आज उद्योगपति भी यह नहीं देखते उन्हें कहाँ अधिक लाभ हो सकता है। वे उसी जमीन पर उद्योगीकरण करते हैं। उसकी नज़रों में आम जनता की भावनाओं या सुविधाओं का कोई मायना नहीं है। वे केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। सिंगरौली भी तो ऐसा ही हुआ है, सिंगरौली में भी ऐसा ही हुआ है। लेखक कहता है कि विकास का यह उजाला विनाश का विशाल अंधेरा लाया था। आज़ादी के बाद औद्योगिकरण की इस आंधी को रोका जा सकता था। हम उस समय दूसरा रास्ता चुन सकते थे। आवश्यकताओं पर निर्धारित होता है। पश्चिमी के खोए विकल्प की भारत में संभावनाएं थी, क्योंकि अंग्रेज पूरी तरह से भारत को सांस्कृतिक कॉलोनी बना सके थे। भारत की सांस्कृतिक विरासत उन रिश्तों में भी थी जो आदमी को उसके दायरे से जोड़ते थे। धन्यवाद।